हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ दर्शन सर, साइंस एक्सपर्ट। दोस्तों, आपके लिए ये स्पेशल वीडियो बनाया है। कौन से स्टूडेंट्स को ये वीडियो खास देखना है? तो 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, गुजरात बोर्ड के 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये खास वीडियो बनाया है। तो वीडियो में क्या है, तो आप यहाँ देख रहे हो बोर्ड का जो मॉडल पेपर आया है। यस, साइंस का जो मॉडल पेपर है, ये मॉडल पेपर के अंदर सेक्शन ए की कंप्लीट आंसर की है यहाँ पर। यस, आपने सही सुना, सेक्शन ए की कंप्लीट आंसर की, जिसके अंदर आंसर्स तो बता ही है, साथ में एक्सप्लेनेशन भी मैंने दिया हुआ है। तो दोस्तों, बहुत यूजफुल वीडियो है, पूरा वीडियो देखिए। ओके, साथ में मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए बनाया हुआ है विथ एक्सप्लेनेशन एंड आंसर्स। ओके, वैसे तो ये पूरा वीडियो आप देखोगे तो जो बोर्ड का जो पेपर सेट आता है, मॉडल पेपर आता है, वो पूरा गुजराती के अंदर होता है। ओके, उसको कंप्लीट हमने इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट किया है। ओके, और ट्रांसलेशन करने के बाद आपके सामने ये वीडियो रखा हुआ है। तो बहुत सारी एफर्ट्स हमने इसके अंदर डाली हुई है। सो जस्ट सी दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। ओके, कि कैसा ये वीडियो लगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, जब बोर्ड पेपर की बात करते हैं तो वैसे आपको पता ही है कि बोर्ड का जो पेपर है वो 80 मार्क्स का आता है। यस, इट इज ऑफ 80 मार्क्स। अब एवरी ईयर क्या होता है कि इसके अंदर से 16 मार्क के वीएसक्यू होते हैं, बट ड्यू टू द पेंडेमिक ये जो वीएसक्यू है वो 30% कर दी है, और वो कितने हो गए हैं, 24 मार्क के। ओके, अब ये 24 मार्क के जो वीएसक्यू, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, उसमें होता क्या है? ओके, पहले तो क्या था, अभी हमें एमसीक्यू की हैबिट थी, बट ये वीएसक्यू में होता क्या है, तो ये भी मैं आपको यहाँ बताऊंगा। जो 4 से 5 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछते हैं, तो जिसमें आपको 10 to 20 वर्ड्स के अंदर ये आपका आंसर डिस्क्राइब करना होता है। बट ये 1 मार्क के क्वेश्चन है वीएसक्यू, उसमें क्या क्या पूछते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले होता है एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू। कितने एमसीक्यू पूछेंगे, तो ऐसा मॉडल पेपर के अंदर बोला हुआ है कि भाई लगभग 6 जितने एमसीक्यू होते हैं आउट ऑफ 24 में से 6 जितने एमसीक्यू होते हैं। देन आता है फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, ये फिल इन द ब्लैंक्स भी कितनी होती है, तो 7 8 9 10 11 12, यानी और 6 क्वेश्चन कितने होते हैं, किसके होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के होते हैं। उसके बाद में अगर आप आगे बढ़ते हो तो ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। ओके, ये भी आप देखोगे तो 4 जितने ट्रू और फॉल्स यहाँ पर रखे हुए हैं। 13 से लेकर 16 तक के क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स के हैं। एंड लास्ट में यहाँ पर आपको पूछा हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस डू एज डायरेक्टेड, जिसमें आपको डिफाइन भी पूछते हैं। एक वाक्य में आंसर लिखना होता है, आंसर इन 1 सेंटेंस होता है, या फिर लास्ट में मैच द फॉलोइंग, इस तरह का भी क्वेश्चन इसके अंदर डाला होता है। ओके, तो इस तरह से 24 मार्क के क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों, फिर से बता रहा हूं, ये जो 24 मार्क के वीएसक्यू है, ये वीएसक्यू के अंदर क्या क्या आ गया, एक एमसीक्यू आ गया, दूसरा क्या आया, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक, फिर तीसरा क्या आया है, ट्रू और फॉल्स, और डू एज डायरेक्टेड, डू एज डायरेक्टेड। ओके, ये 4 चीजें, ये 4 टाइप के क्वेश्चंस इसके अंदर डाले हुए होते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ आता है कि हम टेक्स्ट बुक का रीडिंग थोड़ा कम करते हैं। तो ओवरऑल जब ये सॉल्व करने बैठते हैं या आंसर्स हमें आते नहीं है, क्यों, तो उसका बहुत सिंपल रीजन मैंने आपको बताया, टेक्स्ट बुक रीडिंग। तो आपको टेक्स्ट बुक रीडिंग बढ़ाना पड़ेगा, और थोड़ा कभी कभी लॉजिकल क्वेश्चन भी पूछा होता है, जैसे कि चैप्टर नंबर 10 है, फिजिक्स के जो चैप्टर है, केमिस्ट्री के आगे वाले जो चैप्टर्स है, तो उसमें से कभी कभी लॉजिकल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो थोड़ा आपको दिमाग दौड़ाना होता है, तो आप वो इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सिलेक्ट एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। यस, तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए हुए, रस्टिंग ऑफ आयरन, कटिंग ऑफ ट्री, राइडिंग ऑफ बाइक एंड टीयरिंग ऑफ पेपर। ओके, तो आपको देख के पता चलेगा कि भाई इसमें केमिकल रिएक्शन किस में होती है। तो ट्री कट करने में, बाइक को राइड करने में, टीयरिंग ऑफ पेपर, इसमें से कहीं भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। केमिकल रिएक्शन का मीनिंग कि दो कंपाउंड है, दो एलिमेंट है, वो साथ में रिएक्ट करते हैं और केमिकल चेंज देते हैं। तो उसमें तो क्या आता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके, रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, आयरन रिएक्ट विद द मॉइस्चर, जिससे क्या होता है कि उसका रस्टिंग होता है और आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ये थियरी आपको पता है। ओके, अब आगे देखते हैं सेकंड नंबर का एमसीक्यू, हाउ मेनी वैलेंसी आर प्रेजेंट
इन कार्बन, कार्बन के अंदर कितनी वैलेंसी है, तो आपको पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। ओके, तो ये 4 ऑप्शन भी दिए हैं, 4 3 2 4 3, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 2 एंड 1, ऐसे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 आपको पता है। ओके, तो यहाँ पर आता है 2 4, ये उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। ओके दोस्तों, क्लास 9 के अंदर आपने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, तो ये उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है। वैलेंसी किसे बोलते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होती है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। दैट मीन्स व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन, बहुत इजी है दोस्तों, इट इज 4। ओके, आप बोलते हो ना टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन, मीन्स कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती है, 4 वैकेंट प्लेस होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट एमसीक्यू दिया है, विच केमिकल कंपाउंड इज यूजफुल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने के लिए कौन सा केमिकल कंपाउंड यूजफुल है। सोचो सोचो कहां पर मिला होगा ये, तो इसका आंसर आता है KOH। कहां पर मिला ये सर, तो अगर आप चैप्टर 6 को ध्यान से पढ़ोगे, चैप्टर 6 को, यस दोस्तों, चैप्टर 6 को ध्यान से पढ़ोगे तो उसके अंदर वो प्लांट्स की जो रिएक्शन आती है, प्लांट्स का जो फोटोसिंथेसिस वाला पोर्शन है, उसके नीचे आपको रिएक्टिव एक्टिविटीज दी है। ओके, इसके अंदर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में सनलाइट, फिर ऑक्सीजन की कितनी जरूरत होती है, वो प्रूव करने के लिए वेरियस एक्टिविटी परफॉर्म करने का बोला है। उसमें से ही एक एक्टिविटी में आपको ये आंसर मिलेगा। ओके, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सराउंडिंग में से, सॉरी KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की वो जो पूरी प्लांट होता है, वो प्लांट के बाजू में हम क्या करते हैं, एक डिश होती है, वो डिश के अंदर KOH रख देते हैं, और फिर यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, वो कांच की एक पूरी पेटी या जार है उसको उल्टी कर देते हैं प्लांट के ऊपर। तो ये जो एयर होगी, ये एयर के अंदर से क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, सो आंसर इज KOH। नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड फ्यूल फॉर द एनवायरमेंट। ओके, तो वो तो आप देख के भी बता सकते हो, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एंड CNG, जिसके अंदर से पॉल्यूशन कम होता है। तो ऑब्वियसली ये तो बहुत इजी आंसर है, CNG। दोस्तों आप देखोगे तो आपको ऐसे बहुत इजी आंसर्स लगेंगे। ओके, तो आपको ध्यान से रीड करना है, स्पीड नहीं करनी है। अगर एकदम काम होके ये सॉल्व करोगे ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, मेजोरिटी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर दोगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अब ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन आया जिसमें आपको कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। देखो, सुरेश डोंट हैव मैच बॉक्स फॉर बर्निंग पेपर। अब ये सुरेश है, उसके पास मैच बॉक्स नहीं है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल फॉर टू बर्न पेपर इन अ डे टाइम। अब इसमें से डे टाइम में, यानी दिन दिन में अगर उसको ये बर्न करना है पेपर को, तो विदाउट मैच बॉक्स तो क्या जरूरी है, ग्लास स्लैब, कनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस। याद करो दोस्तों, आप क्या यूज करते हो। वो एक्सपेरिमेंट किया है ना जब छोटे बच्चे थे, तब वो कॉटन लेते थे या कागज का टुकड़ा, फिर वो मैग्नीफाइंग ग्लास, फिर ऐसे सन के सामने रखते हैं, तो वो छोटा सा एक डॉट होता है चमकता हुआ, जिससे वो बर्न हो जाता है। तो याद करो, मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर कौन सा लेंस होता है, इट्स अ कॉन्वेक्स लेंस। बहुत इजी है। ओके, तो ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हो गया, आपको याद रखना पड़ेगा। जो आपने ये सारी चीजें ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में पढ़ी हुई है, बट ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है जो आपको समझना पड़ेगा और आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि हम है ना, वो कॉनकेव कॉन्वेक्स वाले केस में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। सो डोंट गेट कंफ्यूज। ओके, MCQ नंबर 6, इफ यू वांट टू ऑब्टेन अ स्पेक्ट्रम ऑन अ वाइट सरफेस, वाइट सरफेस पर आपको स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करना है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यू यूज। क्या यूज करोगे, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर से स्पेक्ट्रम मिलता है, नहीं मिलता है। ओके, वहां से तो लाइट का रिफ्लेक्शन होगा ना प्लेन मिरर में। तो जो हमारे घर के अंदर आईना होता है दोस्तों, हमारे घर के अंदर जो आईना है उसको हम बोलते हैं प्लेन मिरर। उसमें थोड़ी ना रिफ्लेक्शन होता है, उसमें तो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन नहीं होता है। और स्पेक्ट्रम तो पूरा उसके आपको पता है कौन से कंसेप्ट पर बेस करता है, प्रिज्म, डायमंड, बी एंड सी बोथ। तो व्हाइट सरफेस के, व्हाइट सरफेस है उसके ऊपर अगर मुझे ऑब्टेन करना है प्रिज्म, तो हम यूज करेंगे क्या, प्रिज्म। प्रिज्म रखते हैं, तो आपको पता है ये एक्सपेरिमेंट हमने देखा है कि जब यहाँ से लाइट रे इंसिडेंट करते हैं, तो सामने जो व्हाइट सरफेस होती है, व्हाइट सरफेस के ऊपर 7 कलर्स
का बैंड मिलता है जिसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आएगा फिल इन द ब्लैंक्स। सो CH2 डबल बॉन्ड CH2 इज टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, डैश टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, कौन से टाइप का हाइड्रोकार्बन है दोस्तों? चैप्टर नंबर 4 के अंदर आपको सिखाया गया है दो टाइप के हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे बोलते हैं? तो जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यहां आप देख सकते हो, तो दिस टू आर केस ऑफ अनसैचुरेटेड। तो अब आप आंसर आराम से बता सकते हो कि यहाँ क्या आएगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दोस्तों ये वीडियो आपके फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर करो तो उनको भी उनका एडवांटेज मिले। और एक बात भी आपको बता दूं मैं कि हमारी टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा हुआ है, तो खास करके वो लिंक ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम डाउन ना हो तो डाउनलोड करो, लिंक में ज्वाइन हो जाओ और हमारा जो साइंस का ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो जाओ। इससे क्या होगा, तो हम आपको फ्यूचर में पेपर भी सेंड करेंगे, बहुत सारे बोर्ड क्वेश्चन भी सेंड करेंगे। बोर्ड क्वेश्चन मीन्स कि ऐसे क्वेश्चंस जिसकी साइंस की एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। अब मुझे बहुत डिटेल में बोलने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाओगे। ओके, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो जिसमें आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेगी। नाउ नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। According to modern periodic table, property of element are the periodic function of their what or their dash, atomic number, mass number। तो क्या आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, क्या आता है? इट इज अ एटॉमिक नंबर। ओके, ये आपको भी पता है। मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था उसके अंदर मास नंबर था, उसको रिप्लेस करके हमने क्या रखा, वहां एटॉमिक नंबर रखा। नाउ नेक्स्ट इज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर इज रेगुलेटेड बाय। ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्रोसेस है स्टोमेटा की, स्टोमेटल पोर की जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्रोसेस है, इट इज रेगुलेटेड बाय व्हाट? बहुत सिंपल है, आपको स्टोमेटा का डायग्राम पता होना चाहिए। अगर आपको डायग्राम याद है तो भी ये आंसर आप लिख सकते हो। ये आपको पता है ना, स्टोमेटा के अंदर ये आजू बाजू में बादाम जैसा होता है, यस बादाम जैसा, ये हमारा लीव होता है जिसमें ये स्टोमेटा होता है, बराबर। ये हमारा पूरा डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हो कि ये बीच में जो आप ये जो पोर्शन देखते हो दैट इज कॉल्ड गार्ड सेल। यस, ये गार्ड सेल जो है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्रोसेस ऑफ स्टोमेटल पोर। यानी वो गार्ड सेल के अंदर जब पानी वाटर फिलअप होता है, इट गेट्स स्वेल अप, वो फूल जाता है, एंड इट कर्व्स टू ओपन, पोर कर्व्स टू ओपन। जब पानी बाहर निकल जाएगा तो इट गेट श्रिंक, श्रिंक होगा तो पोर कर्व्स टू क्लोज, वो क्लोज हो जाता है। तो इट इज ड्यू टू द गार्ड सेल। नहीं सर, ये हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक। नाउ 10 नंबर इज दैट इफ ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम स्टेमन टू स्टिग्मा अकर इन द सेम फ्लावर। ओके, आपने रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स ये टॉपिक पढ़ा होगा। अब उसमें आपको लास्ट पैराग्राफ के अंदर, वो लास्ट सेकंड पैराग्राफ आई थिंक, सेकंड लास्ट पैराग्राफ के अंदर देखोगे तो उसमें ये दिया हुआ है कि रिप्रोडक्शन के लिए वो पोलन की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए क्या करना होता है, फ्लावर को ये जो पोलन है उसको स्टेमन में से स्टिग्मा में डालना होता है। अब स्टेमन में से स्टिग्मा में विद इन द सेम फ्लावर ये ट्रांसफर होता है। ओके, यानी जो फ्लावर में स्टेमन है वहीं से ही पोलन उसके ही स्टिग्मा में जाता है। तो यहां पर जो होता है उसको हम बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। बट अगर कोई एक फ्लावर के स्टेमन के ऊपर जो पोलन है वो जंप मार के दूसरे फ्लावर पे जाता है, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में जाता है, तो उसको बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। ओके, यहाँ सेम फ्लावर की बात करिए इसलिए हमने वर्ड यूज किया है सेल्फ पोलिनेशन। तो क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन। बाजू वाले फ्लावर पे जाए क्रॉस पोलिनेशन, और कौन ले जाता है, तो विंड, इंसेक्ट, ये सब दिस आर द मीन फॉर द पोलिनेशन, इनके थ्रू ये होता है, दे आर द एजेंट। ओके, उसके अंदर बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। अब 11 नंबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोलते हैं कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। जो ये ऐसे एक दो क्वेश्चन है वो आपकी सिंसियरिटी डिसाइड करता है, मींस आपने कितना सिंसियरली ध्यान रख के स्टडी किया हुआ है या तो आपको पढ़ाया गया है।
इसके बेस पर से डिसाइड होता है। ओके, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, refractive index of water 1.33, refractive index of kerosene it is 1.44। इसको if light ray entering from air to water, हमारा जो लाइट रे है और रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, लाइट रे का सॉरी एयर का, इफ लाइट रे एंटरिंग फ्रॉम एयर टू वाटर, लाइट रे कहां से कहां जा रहा है, एयर से वाटर में, एयर से वाटर में, और दूसरे में क्या है, इट इज गोइंग फ्रॉम, यही लिख देता हूं मैं, एयर टू केरोसिन। ओके, सो देन डैश मीडियम, देन इन डैश मीडियम रिफ्रैक्शन इज मोर। कौन से मीडियम में रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा, वाटर में या केरोसिन में, वाटर में या केरोसिन में, कौन से मीडियम में रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा। तो यहाँ एयर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर की, उसको मैं लिखता हूं 1। अब एक बहुत सिंपल कंसेप्ट है कि भाई जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, वो मीडियम के अंदर क्या होता है, रिफ्रैक्शन ज्यादा होता है। बहुत सिंपल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज्यादा, यानी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वो ऑप्टिकली डेंसर होता है। तो जो मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है, जितना ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर होगा, ऑप्टिकली डेंसर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मास डेंसिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑप्टिकल डेंसिटी। ओके, तो जो मीडियम जितना ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर होता है उतना ही उसके अंदर रिफ्रैक्शन ज्यादा है। तो बहुत सिंपल आंसर है, वाटर एंड केरोसिन के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा है, केरोसिन का, इट इज 1.44। इसीलिए केरोसिन वाले मीडियम के अंदर रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा। और एक दूसरा भी तरीका है ढूंढने का, N21 इज इक्वल टू N2 बाई N1। तो एयर में से वाटर में जाता है, सपोज एयर में से कहाँ गया, वाटर के अंदर, तो N2 को बोलेंगे क्या, दैट इज वाटर। एयर में से वाटर में गया तो अवर N1 इज एयर, N2 इज वाटर। तो एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो यहां पर N2 की रखनी है, सॉरी N2 का मीनिंग वाटर की, वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.33, और N1 के प्लेस पर क्या है, N1 के प्लेस पर एयर है, एयर का क्या होता है 1, तो व्हाट इज अवर आंसर 1। तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव, दिस इज नॉट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये जिसकी ज्यादा उसके अंदर रिफ्रैक्शन भी ज्यादा। सिमिलर वे दूसरे केस के लिए देख लेते हैं, N21 फाइंड आउट करते हैं। दूसरा केस कौन सा है, तो दूसरा केस है हमारा एयर टू केरोसिन। तो एयर को बोलूंगा N1, केरोसिन को बोलूंगा N2। ओके, तो N2 बाई N1 ये फॉर्मूला है। N2 मीन्स केरोसिन, केरोसिन का आता है 1.44, और N1 का वैल्यू क्या आता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N1, दैट इज एयर 1। तो व्हाट इज अवर आंसर 1.44। तो आप यहाँ देख सकते हो इसके अंदर क्या होगा, रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 12 नंबर, डैश प्रोसेस इज यूज्ड टू ऑब्टेन न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए कौन सी प्रोसेस यूज करते हैं, तो न्यूक्लियर फिजन, दिस इज अवर आंसर, न्यूक्लियर फिजन की हेल्प से क्या होता है कि न्यूक्लियर एनर्जी ऑब्टेन करी जाती है। नेक्स्ट, अब ट्रू और फॉल्स, न्यूलैंड अज्यूम दैट ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्टेड इन नेचर। ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स क्या है, तो क्या न्यूलैंड ने सच में ऐसा अज्यूम किया था, तो ये सही बात है कि और यही तो उसकी लिमिटेशन बन गई थी। ओके, कि न्यूलैंड ने अज्यूम कर दिया और बोल दिया कि भाई 56 से ज्यादा एलिमेंट्स पॉसिबल नहीं है, और अपना जो टेबल है वो टेबल के अंदर ही वो पड़ा रहा, इसलिए उसका जो कंसेप्ट वो पूरा फेल गया। और ये बात सही है, सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, न्यूलैंड अज्यूम दैट ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्टेड। ओके, सो दिस इज ट्रू। नाउ 14 number, in insect the eye like the wing seems to be a very popular adaptation। yes, ये इंसेक्ट के अंदर विंग्स और आई ये दोनों पॉपुलर एडेप्शन है, यानी टाइम के साथ वो चेंज होते गए, जिनके अंदर क्या होगा, आप बोल सकते हैं ना कि जैसे हमारा मोबाइल है, वो पहले एकदम छोटा सा आता था जिसके अंदर फोन आता और जाता था, बट जैसे ही टाइम आता गया तो उसके अंदर नए नए चेंजेस आते गए और टेक्नोलॉजी ऐड होती गई। वैसे आई और विंग्स वो पहले कुछ अलग थे,
उसके बाद में एडेप्शन, टाइम के साथ जरूरत के अकॉर्डिंग उसके अंदर चेंजेस आते गए आते गए आते गए, और उसके यूज भी चेंज होते गए। ओके, सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। इन बिटवीन कैरोसिन एंड टर्पेंटाइन स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इन कैरोसिन। तो आपको अभी पता चला है कि भाई कैरोसिन है, कैरोसिन की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होती है 1.44, एंड टर्पेंटाइन, टर्पेंटाइन उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होती है, टर्पेंटाइन की होती है 1.47। तो मीडियम जितना ज्यादा डेंसर होगा स्पीड उतनी कम होगी, मीडियम जितना ज्यादा डेंसर होगा स्पीड उतनी कम होगी। तो यहाँ लिखा है स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इन केरोसिन, यस ऑब्वियसली लाइट की स्पीड केरोसिन में ज्यादा होती है, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। ओके, नेक्स्ट वन इज सोलर कुकर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्ट। कौन से प्रिंसिपल पर सोलर कुकर काम करता है, इट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। ना ना भाई, जो सोलर कुकर होता है वो लाइट एनर्जी का कन्वर्जन हीट एनर्जी में करता है। तो ये स्टेटमेंट देखने जाए तो फॉल्स है। ओके, सच में फॉल्स है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन डुएट डायरेक्टेड। तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर टाइप का पोर्शन आएगा। व्हाट हैपन इफ बॉनी बॉक्स इज नॉट प्रेजेंट अराउंड द ह्यूमन ब्रेन। हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है उसमें बॉनी बॉक्स प्रेजेंट नहीं है, नहीं होगा तो क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो बॉनी बॉक्स है, ये बॉनी बॉक्स के अंदर हमारा ब्रेन रखा है, क्योंकि हमारा ब्रेन एकदम डेलिकेट होता है और ब्रेन को ये बॉनी बॉक्स में रखा है। दिस बॉक्स इज ऑल्सो कंसिडर फ्लूइड, उसके अंदर फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है, जिससे क्या होता है कि जो शॉक्स आते हैं, जब हम जंप मारेंगे तो हम पूरे हिल जाते हैं, तो हमारा वो जो ब्रेन है वो भी नहीं हिल जाता। क्यों नहीं हिलता है, बिकॉज उसके अंदर फ्लूइड है जो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है। इट इज लाइक हमारी बाइक में वो जंपर होता है ना, वो जंपर का काम क्या होता है, शॉक को एब्जॉर्ब कर लेना, बस इसी तरह ये फ्लूइड शॉक को एब्जॉर्ब कर लेगा। सो अगर ये बॉनी बॉक्स नहीं है तो ऐसे शॉक से हमें प्रोटेक्शन मिलेगा नहीं। दिस इज द डिसएडवांटेज, सॉरी दिस इज व्हाट नॉट प्रेजेंट। अगर हमारे ब्रेन के आसपास ये बॉनी बॉक्स प्रेजेंट नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम होगा। दिस इज द आंसर। तो ये आंसर पूरा लिखा हुआ है, आप एक बार देख भी सकते हो। देन विच टाइप ऑफ ऑर्गन इज सेड टू बी द विंग ऑफ बैट एंड विंग ऑफ बर्ड। विंग ऑफ बैट एंड विंग ऑफ बर्ड, उनको कौन से टाइप के ऑर्गन कहेंगे। तो बेटा यहाँ पर आपको डायग्राम दिया हुआ है, आप देख सकते हो, ये बैट का डायग्राम और यहाँ बर्ड का डायग्राम है। ओके, डायग्राम देखोगे तो दोनों के इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंट बट फंक्शन सेम है। दोनों की विंग का यूज कहाँ होता है, फॉर फ्लाइंग। ओके, तो ऐसे ऑर्गन जिनके इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंट हो बट फंक्शन सेम होते हैं उसको हम बोलते हैं एनालॉगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन। ओके, सो आवर आंसर इज एनालॉगस। और उल्टा होता है, जिसके इंटरनल स्ट्रक्चर सेम होते हैं बट फंक्शंस डिफरेंट होते हैं उसको बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन। ओके, तो ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हो गए, ऐसे एग्जांपल देके आपको पूछ सकते हैं, याद रखने का। 19 नंबर, इफ द tail of the mice are removed by the surgery in each generation, do these tailless mice have tailless progeny? Why? क्या ऐसा पॉसिबल है कि ऐसे उंदर है, वो उंदर की पूंछ है उसको हम कट कर देते हैं। ओके, अब उंदर की पूंछ को कट कर देता हूं और जैसे ही उंदर पैदा होता है उसकी पूंछ को कट कर देते हैं। अब वो उंदर फीमेल के साथ वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, उनके अंदर से नया उनका बेबी उंदर आता है। ओके, तो उनका जो प्रोजेनी आता है क्या वो बिना बिना पूंछ वाला आएगा, इज इट पॉसिबल। तो अवर आंसर इज नो। क्यों नहीं आएगा, तो रीजन इज दैट कि ये जो टेललेस है यानी ये पूंछ कट कर देते हैं, तो इससे जो जीन्स होते हैं उंदर के जीन्स में या जेनेटिक्स के अंदर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है, ये तो उसको फिजिकल इश्यू हुआ है। ओके, जैसे कि यहाँ मुझे अगर लग जाता है कुछ या किसी को अगर यहाँ कुछ भी लग जाए बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, अगर किसी का पैर कट जाए तो क्या उसके बच्चे भी कटे हुए पैर के साथ आएंगे, ऐसा नहीं होता है। वो फिजिकल बॉर्न होने के बाद फिजिकल प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, तो उसकी वजह से उनके जीन्स में कोई भी जेनेटिकल इश्यू क्रिएट नहीं होते। तो ऐसे प्रॉब्लम्स आगे की जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। सो नो,
एंड इट मेक्स सेंस बिकॉज रिमूवल ऑफ टेल कैन नॉट चेंज द जीन ऑफ द जर्म सेल। कि जब हम टेल रिमूव करते हैं तो उससे जो जर्म सेल है उसके जीन्स रिमूव नहीं होते हैं। जीन कहाँ होते हैं? डीएनए के अंदर। ओके, तो ये बहुत सिंपल सा आंसर है। और दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये जो लाइन है वो कहाँ दी है? तो ये जो टॉपिक कंप्लीट होता है ना, टॉपिक के एंड पर ये लाइन दी है, एकदम एंड पर, एकदम एंड पर। देखो वीएसक्यू कहाँ से निकाला है, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यानी लाइन टू लाइन आपको रीड करना पड़ेगा, हर एक कोना प्रॉपर वे से छानबीन करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये आंसर्स पता चलेंगे। ओके, तो जितनी मैक्सिमम बार टेक्स्ट बुक रीड करोगे उतना मैक्सिमम फायदा होगा। और आपको, आपने देखा भी होगा कि जब आप टेक्स्ट बुक रीड करते हो, जितनी, जैसे कि एक बार रीड कर लिया फिर दूसरी बार रीड कर लो, तो हर बार आपको कुछ नया जानने को मिलेगा। तो जितना मैक्सिमम टाइम टेक्स्ट बुक रीड करोगे उतना बेनिफिट आपको होगा। नाउ गिव ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट है एम्पियर। बेटा कोई कहे कि यहाँ पर कैपिटल ए लिखने का, तो वो नहीं लिख सकते, वो रूल्स होते हैं, इसलिए ये स्मॉल लेटर में ए लिखा हुआ है। ओके, सो कीप इट इन माइंड, ये एम्पियर है ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक करंट का। ओके, और फॉर्मूला पर से तो बनता ही है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। यूनिट टाइम के अंदर जो चार्ज पास होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, सो इट इज कूलम्ब अपॉन सेकेंड। तो ये तो होता ही है, बट हम ये लिख सकते हैं ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड सोर्स ऑफ एनर्जी, कोल और जीएनसी। एनर्जी का बेस्ड सोर्स कौन सा है? ओके, यानी किसमें से एनर्जी ज्यादा मिलेगी, या व्हाट इज द बेस्ड सोर्स? तो आप बोल सकते हो सीएनजी, जिसके अंदर पॉल्यूशन कम होता है। नाउ फुल नेम ऑफ सीएफसी बहुत इजी है, बहुत सालों से हम पढ़ते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इट्स अ फुल नेम ऑफ सीएफसी। एंड नेक्स्ट वन इज अमृत भाई वेंट टू द मार्केट। ओह देखो बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। अमृत भाई मार्केट में जाते हैं, वेयर शॉपकीपर पैक द गुड्स इन प्लास्टिक बैग। जो शॉप वाले भैया थे उन्होंने प्लास्टिक की बैग में सारा सामान भर दिया, बट अमृत भाई ने मना कर दिया कि भाई हम तो नहीं लेंगे, क्यों, नाम मेरा अमृत भाई है, हम दुनिया के अंदर विष नहीं फैलाते। ओके, ऐसा उन्होंने बोल दिया। सो बट अमृत भाई रिजेक्टेड टू टेक गुड्स इन प्लास्टिक बैग, क्योंकि उन्होंने बोला भाई वी आर नॉट फैलाइंग व्हाट, वी आर नॉट स्प्रेडिंग विष। नाम उनका अमृत है ना, तो विष थोड़ी फैलाएंगे। तो इसमें से क्या पूछा है, विच अप्रोच इज दिस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। तो अमृत भाई का ये कौन सा अप्रोच है एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए? तो नाम है रिफ्यूज, है ना। आप 5 आर पढ़े हो ना, 5 आर, देखो उसका यूज पूछ लिया आपको। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया 1 मार्क के अंदर। तो क्वेश्चन बड़ा होता है, देख के डर जाते हैं या छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करने का। ये बहुत इजी पपलू जैसे क्वेश्चंस होते हैं। जो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस है ना, उसके आंसर बहुत छोटे छोटे होते हैं। ओके, उसका एग्जाम्पल ये। देन लास्ट इज मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ हार्मोन दिया है, यहाँ पर फंक्शन दिया है। देखो बेटा ये चैप्टर है, जो ये चैप्टर के एंड में आपको ये इसका पूरे हार्मोन्स के बारे में बताया, आई थिंक 7 चैप्टर के अंदर। ओके, तो ये भी आपको आना चाहिए, हार्मोन्स के नाम और उसके फंक्शन। एड्रेनालिन क्या होता है? रेगुलेट द शुगर लेवल इन द ब्लड। यानी ये क्वेश्चंस है, यानी आपको एड्रेनालिन एंड इंसुलिन को मैच करना है। तो एड्रेनालिन का फंक्शन क्या होता है? तो एड्रेनालिन क्या करता है? इट इंक्रीज द हार्ट बीट, है ना। फ्लाइट और फाइट की सिचुएशन में, या मारो या भागो, ये दोनों सिचुएशन में हमें रेडी करने का काम कौन करता है? एड्रेनालिन। इंसुलिन का काम क्या होता है? इट कंट्रोल द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी और रेगुलेट द शुगर लेवल इन ब्लड। तो जो डायबिटिक पर्सन है, वो डायबिटिक पर्सन के अंदर इंसुलिन की कमी होती है, इसीलिए तो उसको डायबिटीज हो जाता है। मींस इंसुलिन क्या करता है? शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। तो दिस इज द आंसर। ओके दोस्तों, तो ये 23 नंबर का, सॉरी ये नंबर चेंज करना रह गया यहाँ पर, ये 23 और ये 24 नंबर का वीएसक्यू था। तो हमारे 24 वीएसक्यू हमने यहाँ कंप्लीट किए हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर विथ योर फ्रेंड एंड ऑल्सो कमेंट कि कैसा लगा। और साथ में हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि बहुत सारे और वीडियो भी आने वाले हैं जिसमें आपको और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम देने वाले हैं। एंड ऑल्सो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।